तो जर्नलिज्म में रहते हुए जैसे दो बड़े आंदोलन को समय दिया, और फिर जब मैं जनसत्ता के लिए लिख रही थी, तो जनसत्ता में लिखते हुए जब हमारा 12 साल हुआ काम करते हुए, प्रभास जोशी एडिटर थे हमारे, तो जब उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया तो फिर हम टर्न हो गए सोशल एक्टिविज्म में। तो उनके साथ में जो मेरी बातचीत थी, वो बातचीत थी कि भाई उन्होंने जब हमें बुलाया था, फर्स्ट मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने मेरी कास्ट पूछा था, जात मेरी कास्ट क्या है। उसके बाद ही उन्होंने कंफर्म नहीं किया मुझे। तो मैंने बोला कि चलो इन लोगों के ऐसे ही है। तो वही अखबार से 2002 जनसत्ता में छोड़ा मैंने। तब तक मुझे वो फेलोशिप शुरू ही हो गया था, चल ही रहा था फेलोशिप, लेकिन अखबार में मैं काम भी कर रही थी। लेकिन फाइनली 2002 में मैंने न्यूज़पेपर में रूटीन रिपोर्टिंग छोड़ा, लेकिन राइटिंग नहीं छोड़ा। ज़रूरत भी थी लोगों की, क्योंकि हम लोग मूवमेंट में रहे, तो गांव के लोगों का कहना था कि कुछ और भी काम होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया, तो बनाने के बाद में हम लोगों ने दो बड़े काम, चूंकि हमको मैकआर्थर में वो मिल चुका था, ये हेल्थ पे काम करने का, ट्राइबल हेल्थ का। तो उसमें मैंने वो एथनो मेडिसिन, एथनो बॉटनी का मैंने देखा कि बड़ा स्कोप है। तो मैं उसी काम को फिर आगे बढ़ाने लगी, चूंकि मैं खुद ही ट्रैवल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो माँ से हमको बहुत नॉलेज मिला हुआ था कि जो लीव्स है और दवाइयाँ हैं, कैसे कैसे गांव में जाते हैं, द प्लांट्स के बारे में। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा नॉलेज है, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसको ही मैं प्रमोट करने लगी, और ग्रेजुअली पूरे दौरे लगा के गांव गांव में जो भी बैड्स हैं, जो मेडिसिन मैन हैं, विमेन हैं, तो उनको मोबिलाइज करना, ये सब काम। तो ये लगभग 96 97 से करते हुए अभी 22 साल हो गए, 2022 हो गए। तो इतने साल, 22 साल इधर और उधर 4 साल, तो 25 26 साल ऑलमोस्ट हो गए इस पर काम करते हुए। तो मैं अभी उसके ही उस काम को बड़ा किया है, विस्तार दिया है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे ट्राइबल मेडिसिन मैन वीमेन के, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका हमने फोरम बनाया है, जिसमें पूरे ट्राइबल इंडिया के प्रैक्टिशनर्स को हमने मेंबर करा है। और जो सारे डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं पूरे ट्राइबल इंडिया में, तो उसमें प्रैक्टिशनर्स हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, जो प्लांट्स के बारे में जानते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं, इलाज करते हैं। तो उनका ये फोरम है, जिसमें झारखंड के ही हमारे 400 प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें उरांव है, मुंडा है, संथाल है, खड़िया है, बिरहोर है, और भी तमाम लोकल कुछ लोग भी हैं, जो नॉन ट्राइबल लोकल लोग हैं, वो लोग भी इसमें इन हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे देश में जो है, जो यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें बॉटनी की पढ़ाई होती है, एथनो बॉटनी की पढ़ाई नहीं होती है। तो ये कैसे शुरू हो, ये भी हम लोगों का एक बड़ा डिमांड है कि यूनिवर्सिटीज में अगर एथनो बॉटनी की पढ़ाई हो, तो जैसे झारखंड बना, तो ये ट्राइबल स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जो ट्राइबल नॉलेज है और यहाँ की जो चीजें हैं, तो वो सारी चीजों को जगह मिल पाएगी, नॉलेज का पे काम होगा, एकेडमिक वर्क बढ़ेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और ट्राइबल नॉलेज को रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ट्राइबल नॉलेज को रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिले, इसके लिए हम लोगों की फाइट है। देखिए, एथनोबॉटनी तो सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, जो हम लोगों ने गवर्नमेंट को लिखित में दिया हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी डेवलप होना चाहिए कि एथनोबॉटनी की पढ़ाई हो। तो क्या होगा कि जो बच्चा, यहाँ का बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ के प्लांट्स के बारे में पढ़ पाएगा ना। अभी तो आप कौन कौन से फॉरेन प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हो, तो वो फॉरेन प्लांट्स तो यहाँ है नहीं, और उसकी यूज भी नहीं है। प्लांट्स यहाँ के जो है उस पे पढ़ाओगे तो उसका वो यूज बताएगा, उसके यूजेस भी होंगे। कई प्लांट यहाँ की पढ़ाई होती है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा प्लांट्स हैं। 20-25 हजार प्लांट्स तो अभी भी आउट ऑफ लेबोरेटरी हैं। दुनिया के पास जो नॉलेज में, दुनिया के पास जो सामने में नॉलेज आया है, वो 8-10 हजार प्लांट का है। आयुर्वेदा के पास तो 170 प्लांट है बोलते हैं, उससे ज्यादा प्लांट नहीं है उनके पास। हमारे एथनोबॉटनी के पास में तो 50,000 प्लांट है। तो हम तो ज्यादा रिच हैं, बट हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप हमारी चीजों को लेकर अपना बना रहे हो, बट ट्राइबल को प्रमोट नहीं कर रहे हो, ट्राइबल नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हो, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन नहीं कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी कल्चर है, तो ये कम्युनिटी कल्चर जो है उसमें है कि विलेज में मान लीजिए 67 हाउस होल्ड है, तो वो हर घर को वो वैद जानता है।
और हर घर वाले भी उस वैद्य को जानते हैं। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो वैद्य चला जाता है, ट्रीटमेंट करता है, पैसे नहीं मांगता। जो रिवाज है कि मुर्गा दे दो, धोती दे दो, चावल दे दो, और जो अगर जरूरत पड़ती है तो वैद्य घर जाता है, नहीं तो गांव वाले उनको रात में बुला के ले आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो नॉलेज भास्ट है लेकिन सिस्टम में नहीं है। प्रैक्टिशनर्स के पास भी काफ़ी नॉलेज है, बस उनको रिफ्रेशर करना है, ट्रेनिंग करना है। तो वो हम लोग लगातार उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम की। अगर आप एक बीमारी का नाम जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपके 100 पेशेंट ठीक हो गए तो 50% भी ठीक हो गए, तो वो इम्पेरिकल स्टडी होता है, वो साइंस बन जाता है। तो इस तरीके से तो चीज़ों को सिस्टमेटाइज करना। क्या है कि रूरल एरिया में एजुकेशन लेवल लो है, जो प्रैक्टिशनर्स है वो नॉलेज तो है लेकिन कम कम एजुकेटेड है। कोई लोग बहुत एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन वगैरह सब है, तो वो अपना पेशेंट रजिस्टर वेल मेंटेन कर लेते हैं। तो हमें क्लिनिकल डाटा चाहिए होता है, तो क्लिनिकल डाटा कई लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों ने फिर उनको सिखाया कि भाई क्लिनिकल डाटा मेंटेन करो। एलोपैथ तो इसी के बदौलत उड़ता है और डाटा पेश करके और अपने अपने को साइंटिफिक होने का ऑथेंटिकेशन लेता है और दावेदारी करता है कि हमसे बढ़िया मेडिकल केयर सर्विस कहीं नहीं है। लेकिन मेडिकल केयर सर्विस तो बेस्ट आपका, आप पेशेंट ठीक कर रहे हो लेकिन डाटा मेंटेन नहीं करो। तो हम लोगों ने एक रजिस्टर प्रिंट कराया मोटा, और वो हम लोगों ने दिया 1000 रुपीज उसका था। उसमें कई कॉलम थे, पेशेंट का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बीमारी का नाम, और अगर आप पहले से कोई एलोपैथ में ट्रीटमेंट करा के आए हैं तो उसका भी विवरण लिखना है, सो दैट कि हम रिकॉर्ड दिखा सके कि देखो एलोपैथ के बीमार लोग ठीक नहीं हुए, हमारे पास आए और 90,000 के बीमार के खर्चा किया एलोपैथ में, 9,000 में हमारे में ठीक हो गए। अब यहाँ इतना फॉरेस्ट रिलेटेड नॉलेज है आपके। जो बायोटेक्नोलॉजी अभी एक नया डिसिप्लिन है, कुछ सालों से पढ़ाई हो रही है, कुछ यूनिवर्सिटी ने चीज़ों को समझा है तो बायोटेक्नोलॉजी पे पढ़ाई शुरू हुई है। ये पूरा इलाका बायोटेक्नोलॉजी का इलाका है, पूरा हर्बल स्टेट है ये। तो ये जो पूरा नॉलेज है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट सोसाइटीज़ के पास जो उनके अपने ज्ञान है पेड़ पौधों का, और ये एथनोबॉटनी, एथनो मेडिसिन, आपके बायोटेक्नोलॉजी का इलाका है, तो इस सेक्टर में यहाँ काम नहीं हुए हैं। तो हमने उस सेक्टर को फोकस करने की कोशिश किया है कि जो ट्राइबल नॉलेज है वो इसी से कनेक्टेड है और इसमें ट्रिमेंडस स्कोप है। लोगों का नॉलेज भी को रिकॉग्नाइज आप करेंगे तो दुनिया में इतने सारे इनोवेशंस निकल आएंगे कि ह्यूमन बीइंग के लिए आपको वायरस इतने आ रहे हैं, कोई भी वायरस आप काउंटर कर सकते हैं। यहाँ लेबोरेटरी नहीं है, तो क्या है कि कोई भी पौधे, फल फूल, तना, छल, जड़ की आप वो टेस्टिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरे जगहों पे है कि प्रॉपर्टी को डैमेज करना और डिस्टॉर्टेड करके इंफॉर्मेशन मिलने का चांस है। तो हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि अपना लेबोरेटरी हम करें यहाँ पे झारखंड में। तो गवर्नमेंट ने अभी प्रॉमिस करा है कि हम लोग यहाँ पे अपना लेबोरेटरी करेंगे। तो अगर ये हो जाता है तो हमारा स्कोप बढ़ेगा, तब ट्राइबल नॉलेज एक्सप्लोर करेगा ग्लोबली। ट्राइबल जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिस पे हमारा वर्क है, उस पे हम लोग, हमारा कहना है कि आप वो पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको जीने के तरीके बताती है। जो होम्योपैथी है वो एक मेडिसिन का नाम नहीं है केवल, वो एक जीवन शैली है जिसमें आपको कैसे प्रकृति के साथ जो साहचर्यपूर्ण सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसमें आपको रहना है, नेचर के साथ आपको कैसे जीना है, नेचर से लेना है, नेचर को देना है। तो आप नेचर से ले रहे हो, फॉरेस्ट आपको दे रहा है। हम लोग वन को औषधालय कहते हैं कि जंगल ही औषधालय है, वन ही औषधालय, हम उससे लेते हैं। तो वो जो लेते हैं वो हमारा फूड ही नहीं होता है, वो मेडिसिन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। तो हमारे खाने का जो ट्रेडिशन रहा है वो इतना रिच रहा है कि हम केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते, बाकी हमारे शरीर में जो कमियां हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, वो सारी चीजें हमारे पूरी होती है। ये होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी केवल एक मेडिकल केयर सिस्टम का नाम नहीं है, पूरे जीवन पद्धति का नाम है। और ये ओरिजिन अभी इसकी प्रैक्टिस सभी ट्राइबल में ये नॉलेज है, अपने अपने नॉलेज ट्राइबल मेडिसिन को लेके सारा कम्युनिटी प्रैक्टिस कर रहा है। केनिया, अफ्रीका, सभी देशों में आदिवासी हैं और वहाँ भी ट्राइबल मेडिसिन प्रैक्टिस में है। इंडिया में हम लोगों ने उसको एक आइडेंटिटी के लिए होम्योपैथी नाम दिया है।
तो इन चीजों को समझना है कि ये जो फिलोसफिकल बातें हैं, इसको समझना है कि आप नेचर के कितने करीब हैं। आपको नेचर ने जो गिफ्ट में दिया है, जैसे मैं एक काम कर रही थी तो मुझे एक फ्लावर मिला, वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। तो ये फ्लावर लोकली ईचा बहा कहते हैं, मुंडा लोग ईचा बहा कहते हैं, हिंदी में धवई कहते हैं। तो ये फुल मिरेकल है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर आपको शरीर में कोई कमी है, प्रॉब्लम है, वीकनेसेस है, मेंटल वीकनेसेस है, स्टोमक एक है, आपके फीवर है, हाई फीवर है, माल नॉरिशमेंट है, आपका एनीमिया है, मलेरिया है, सबके लिए ये फूल बहुत ही कारगर है। देखिए आयुर्वेदा जो है वो अशोका रिस्ट, द्राक्षा रिस्ट, ये सब में उसको क्लेमेंस्टोल, ये सब में वो उसका प्रयोग करता है। लेकिन हमारे लोग उसकी 60-70 बीमारियों में उस फ्लावर का यूज करते हैं। ये नॉलेज आपके आयुर्वेदा के पास में नहीं है, ये हमारे ट्राइबल के पास में ही है। तो हम अभी वो वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा ईचा, वहां पर मैं बुक का प्लान कर रही हूँ कि वो लाना है। तो हम अपने ट्राइबल एरिया को फोकस कर रहे हैं कि भाई ये जो मैम है, मालन्यूरिशमेंट है, एनीमिया है, मलेरिया है, तो हम इसको कैसे काउंटर करें। तो ये हमारा टारगेट है। मैं भी तो है कि उनके फॉर्मूला चोरी करने का ज्यादा धंधा चलता है। आयुर्वेद वाले नहीं चाहते हैं कि एथनो मेडिसिन और होम्योपैथी, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन बढ़े। तो इसलिए उनका अपना फंडा लगा रहता है कि वो बताते रहते हैं कि भाई आयुर्वेदा और होम्योपैथी एक ही है। हम कहते हैं आपकी अलग आइडेंटिटी, आप 1500 साल पहले आए। आयुर्वेदा वो 1500 साल का उनका रिकॉर्ड है, जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है और भाव प्रकाश निघंटु है उनका। तो उसमें, लेकिन हमारा जो नॉलेज है वो तो इंडस सिविलाइजेशन के समय का है, 5000-6000 साल पुराना। आयुष बनाया नरेंद्र मोदी ने, AYUSH, आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 2013 में इन लोगों ने तिब्बतियन मेडिकल केयर सिस्टम को, सोआ रिगपा को शामिल कर लिया। तो AYUSSH हो गया। तो भाई तिब्बतियन हमारे कंट्री में कितने हैं? 20 लाख। तो वो दिल्ली बैठे हैं, उनकी लॉबी स्ट्रांग है, पहुंच जाते मंत्री संतरी के पास में और वो कर लेते हैं लॉबी करके, आयुष में सोआ रिगपा को शामिल कर लिया। अरे भाई हम 20 करोड़ ट्राइबल हैं यहाँ बैठे, और हमारा जो मेडिकल केयर सिस्टम है, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे आयुष में? अभी तो उनकी डेथ हो गई है, एस के जैन की, जो फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनिस्ट माने जाते थे। उन्होंने कहा है कि एथनो मेडिसिन इज ओरिजिन ऑफ ऑल मॉडर्न मेडिसिन। तो ये उनकी फाइंडिंग्स है, हम लोगों ने उनकी किताब यहाँ लाइब्रेरी में रखी है। तो अब तो ये प्रूफ हो गया है कि ट्राइबल मेडिसिन जो है, एथनो मेडिसिन, वो ओरिजिन ऑफ ऑल मॉडर्न मेडिसिन है। तो भाई हम ओरिजिन है तो हमें तो एक्सप्लोर करो और हमें तो मौका दो। और फिर आयुर्वेदा के पास जो लिमिटेड नॉलेज है, हमारे नॉलेज से ही वो लोग बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। तो ये सब काम होना अभी बाकी है, तो हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम लोग अपने नॉलेज को लेकर अपने इलाके के लोगों के हेल्थ को फोकस करना चाहते हैं। तो ये जो बड़ा सवाल है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करने का, तो ये काम इमीडिएट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, आयुष मंत्रालय को करना चाहिए। लेकिन ये पेंडिंग है। हमारी गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि होम्योपैथी को हम आयुष में इंटीग्रेट करने के लिए हम लिखेंगे। लेकिन हम लोगों ने 2013 में कॉन्फ्रेंस किया था ईस्टर्न इंडिया का, तो तब कांग्रेस और जेएमएम की ही सरकार थी। और देन राजेंद्र सिंह ही वाज हेल्थ मिनिस्टर। मैंने उनको कॉल किया, वो एक कॉल में हमारे कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि होम्योपैथी को आयुष में इंटीग्रेट कराओ। चिट्ठी भिजवाई उन्होंने। 8 अक्टूबर को 2013 को हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ, 21 अक्टूबर 2013 को उन्होंने चिट्ठी भिजवाई भारत सरकार को कि आयुष में इंटीग्रेट करो होम्योपैथी को। लेकिन देखिए अभी 10 साल होने को है, इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो हमारी अभी सरकार बोल रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि हम अभी इंटीग्रेशन के लिए लिखेंगे और आप लोगों को एक लेबोरेटरी देंगे। जो 5th शेड्यूल के इलाके हैं उसमें बहुत अलग किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। 70-75 साल में कांग्रेस ने तो आदिवासियों को खत्म ही करा। डेवलपमेंट के नाम पे डिस्प्लेसमेंट, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कांग्रेस ने। और 1894 का जो लॉ था अंग्रेज जमाने का, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसको रिप्लेस करके 2013 का लॉ ले आए। बट ले तो आए, बस इम्प्लीमेंट कब कर रहे हो? कर नहीं रहे हो। 2006 का भी बहुत अच्छा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया, द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स।
रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वो भी कांग्रेस ने लाया। तो उसमें भी तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। फिर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको तोड़ मरोड़ कर रही है, रोक लगा रही है। भाई ग्राम सभा को और फिफ्थ शेड्यूल एरिया में और पेशा में जब है ये प्रावधान की ट्राइबल ही मैनेज करेगा ग्राम फॉरेस्ट, कंट्रोल और मैनेज्ड बाय ग्राम सभा, तो ये क्यों नहीं होने दे रहे हो? हमारा फॉरेस्ट है, हमारा जंगल है, तो हम देखेंगे ना। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो चैप्टर 2 है, तो 2I और 3C, इस पर ही हम लोग इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके वर्क करें। और ट्राइबल बीमारियां तो बहुत हैं आदिवासी इलाके में, लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास में जाए। 500 रुपये 1500 रुपये की फीस देने की कैपेसिटी आदिवासियों में नहीं है। वो अपने जंगल से जड़ी बूटियां लाना, खाना और खान पान उनका। अब खान पान को लेकर भी गवर्नमेंट ने ऐसा विकास किया कि भाई आदिवासी जो पत्ते फल फूल खाते थे उसको ही अनसिविलाइज्ड बता दिया। तो एक समय तो ऐसा था कि मड़ुआ, रागी, एलुसीन को रकाना बोलते हैं बोटैनिकल नेम, उसको ही खाना आदिवासियों ने बंद किया। अभी पिछले 8-10 साल 15 साल से कैंपेन चल रहा है कि मड़ुआ रागी की खेती करो, मड़ुआ खाना है, उसमें आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और आप शुगर की बीमारी ठीक कर सकते हो। तो फला 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 अभी चल रहा है। अभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स अनाउंस कर दिया, तो उसमें मड़ुआ रागी का बड़ा चल रहा है जोर। तो ये अभी ट्राइबल एरिया में फिर से रिवाइव हो रहा है। तो ट्राइबल जो खाता था एक समय, आपने उसको अनसिविलाइज बता दिया कि भाई ये मड़ुआ खाओगे तो काले हो जाओगे, काला दिखता है। तो इस तरीके से आप महुआ है, महुआ इतना बड़ा फूड है, नेचुरल गिफ्ट है, आप उसकी प्लानिंग नहीं करो। भाई महुआ से मेडिसिन बनती है, महुआ के जो ट्रीज है उसके हर पार्ट्स से आप दवाई बना सकते हो, उसके जड़ से, फल से, फूल से, आप उसके छाल से तो आप दवाई बना सकते। और महुआ के फ्लावर से तो एडिबल आइटम्स बन रहे हैं, केक है, लड्डू है, अचार। हमारे डॉक्टर अनिल गोयल का भी काफी वर्क है, उन्होंने बोला कि इसका एडिबल आइटम्स बनना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को कैल्शियम देगा, फास्फोरस देगा। आपका ब्रेस्ट कैंसर की दवा है महुआ फ्लावर, ये डॉक्टर अनिल गोयल ने अपनी फाइंडिंग्स में बताया है। तो ये आप प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? महुआ का जो फूल है पूरे ट्राइबल इंडिया में पाया जाता है, खास करके ये सेंट्रल प्रोविंस में और ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में शायद कम है या नहीं मिलता है। अब देखिए कि फ्लावर से जो लोगों की आमदनी है, 6 महीने का उनका पेट भरता है। तो आप 6 महीने का जो फूल पेट भरता है, आप उसकी प्लानिंग नहीं करोगे तो आप किस बात की ट्राइबल इकोनॉमी डेवलप कर रहे हो? और डेवलपमेंट किसका कर रहे हो? डेवलपमेंट फॉर whom? आप क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो डेवलपमेंट? किसका डेवलपमेंट कर रहे हो? सबको, सबके लिए स्वास्थ्य है। तो ट्राइबल के लिए स्वास्थ्य कहाँ हो रहा है? ट्राइबल हेल्थ पे तो कभी फोकस ही नहीं हुआ। जब हम लोगों ने ट्राइबल हेल्थ पे एक बार नेशनल सेमिनार लगाया था, तो वो मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स की तरफ से लगाया था, नमहर, नेशनल अलायंस फॉर मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। तब जाके मिनिस्ट्री में एक ट्राइबल हेल्थ का यूनिट बना। तो दिल्ली में कुछ लोग हैं सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस वाले, तो वो लोग ट्राइबल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्राइबल हेल्थ पे हमारे काम को देखते हुए हमें वहाँ रखा था। तो उसमें मिनिस्ट्री ने बना दी ट्राइबल हेल्थ की। अब उसमें एक डॉक्टर को रख दिया, जो डॉक्टर ने महाराष्ट्र के केवल एक ही सेक्टर पे काम करा। उन्होंने पूरे ट्राइबल एरिया का उनको नॉलेज नहीं। तो जो डाइवर्स इंडिया है, जो कल्चरल ट्राइबल इंडिया है, तो ये उसका उस ट्राइबल हेल्थ वाले यूनिट में वो सब आ नहीं पाई। तो हम कहते हैं कि अभी एक रिपोर्ट उस ट्राइबल हेल्थ यूनिट ने दिया है वो रिपोर्ट, लेकिन वो कंसोलिडेटेड मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट रिपोर्ट नहीं है। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है उस रिपोर्ट से। About 70% tribal women are anemic and about 80% tribal children are malnourished। और 5 years तक आते आते तो 90% tribal children they do not celebrate their 5th birthday, उनकी मौत हो जाती है। तो ये सब जो इतने डरावने फिगर्स हैं, वो हमारे फिगर्स नहीं है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। तो गवर्नमेंट फिर उस पे आधारित काम करे। आप जब तक एथनोबॉटनिक और एथनो मेडिसिन को एड्रेस नहीं करेंगे, तो ट्राइबल एरिया में जो ये मालनरिशमेंट है, मालन्यूट्रिशन, अनीमिया एंड मलेरिया, MAM मैं बोलती हूँ, ये पूरा ट्राइबल इंडिया, मैम इंडिया है। आप इस पे काम, आप उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, कॉम्बैट नहीं कर सकते, एनीमिया खत्म नहीं कर सकते।
शहरों में जो 22% लोग टाउन में रह रहे हैं, एज पर 2011 का सेंसस रिपोर्ट बोलता है, तो वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स हैं, एनएम हैं, मेडिकल शॉप्स हैं। रूरल एरिया के लिए क्या है, यहाँ तो डॉक्टर भी जाना नहीं चाहता, नर्सेस भी नहीं है। जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के शॉर्टफॉल्स हैं। तो हमारे लोगों का जीवन कैसे बचे? छोटी बड़ी बीमारियों के लिए तो वो जंगल पर ही आश्रित है। तो ये उनका नॉलेज है, हमको उनके नॉलेज को स्ट्रेंथन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है और प्रमोशन करना है। तो ये 3P पर हमें काम करना है, और ये जो MAM मैम है उस पर हमें काम हमारा चल रहा है। 3M में हमारा है महुआ, माओ और माइग्रेशन। महुआ प्लेंटी है, महुआ मेडिसिन है, आप दारू बना लिए हैं। तो भाई गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि स्टेट बना किसके लिए है। स्टेट केवल यहाँ से कोयला अडानी अंबानी को भेजने के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बड़ा रिसोर्स है महुआ फ्लावर का, तो आप उसकी प्लानिंग डेवलपमेंट की क्यों नहीं कर रहे? अडानी इसकी प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे कि भाई ट्राइबल एरिया का अपलिफ्टमेंट हो जाए, ट्राइबल इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, तो हर घर में थोड़ा एजुकेशन आ जाए। अभी 50% से लेस एजुकेशन है। कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी आप उठा लीजिए इंडिया में, भील हो, गोंड हो, संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, मिजो, कुकी, नागा, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी 750 अभी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जो लाया है, अभी जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अर्जुन मुंडा, तो उन्होंने जो अभी बहुत सारी आदिवासी जातियां जो छूट गई थी उनको एनलिस्ट करा है, तो 750 हो गए हैं। 2011 के सेंसस में 705 थे, अभी 750 हो गए हैं। तो ये सारी जातियों में जो नॉलेज रहा है, तो आपको इसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन ये आप कर नहीं रहे हैं। आप ट्राइबल को डांस कराना है, ट्राइबल के ट्रेडिशनल ड्रेस का प्रमोशन करना है, इस पर आपका बड़ा फोकस है, लेकिन ट्राइबल हेल्थ को स्ट्रांग करना है ताकि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। भाई अब अगर औरतों के शरीर में खून की कमी है तो कमिंग जनरेशन कैसा होगा? तो वीकर टू वीकर कमिंग जनरेशन टू जनरेशन सारी चीजें वीकर टू वीकर होती जा रही हैं। तो आपको ये देखना है। तो ये सारे बड़े एजेंडा हैं, ये ट्राइबल इंडिया का एजेंडा है। और हम लोग तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट पे बड़ा डिबेट खड़ा हो, कि जो डेवलपमेंट के मॉडल्स आज़ादी के बाद लाए गए उसने तो ट्राइबल को ख़त्म किया। उनका 3C कम्युनिटी, कल्चर और कस्टम खत्म कर दिया। कम्युनिटी खत्म किया तो कल्चर और कस्टम खत्म किया। हम आपको इधर बगल में ले चलेंगे जहां पर अभी लड़ाई चल रही है हमारी 2014 से, कोर कैपिटल न्यू मतलब रांची के मास्टर प्लान का फर्स्ट फेज, जिसमें नया टाउन बनना है। सारे आदिवासी को आप उजाड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो? उसकी कोई प्लानिंग है क्या? आपने 70 सालों में जितने लोगों को उजाड़ा, कितने लोगों को बसाया, इसका हिसाब तो दे दो पहले। 20% लोगों को भी आपने प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं करा। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। ट्राइबल एरिया में ट्राइबल लीडर्स लोग को भी गुड्डी गुड्डी टॉकिंग करके पार्लियामेंट में बैठा के घुमा के ये लोग रख रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे से सबका ध्यान हटा हुआ है, जो कि करने की जरूरत है। तो ये सब एजेंडा पीछे चला जाता है, जबकि ये सब बेसिक एजेंडा है, फंडामेंटल इशू है ट्राइबल कम्युनिटी के एंड ट्राइबल इंडिया के लिए। तो अभी जो बजट आया उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बेहतरीन अनाउंसमेंट किया है, PM PVTG डेवलपमेंट मिशन। तो पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का वो डेवलपमेंट मिशन के लिए हमारे देश में 75 PVTGs हैं, और उनके पास भी जो ट्राइबल नॉलेज है, पौधों का, पेड़ों का ज्ञान है, दवाइयाँ बनाने का, उसको डॉक्यूमेंट करने की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, या मतलब दस्तावेजीकरण पेपर वर्क हो, तो ये होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। डिजिटल इरा है तो डिजिटलाइजेशन ही हो जाए, नो इशू, लेकिन हो तो जाए, इस पे फंड हो, एलोकेशन हो, पैसे आए, तो ये सब काम किया जाना जरूरी है। अभी जो भारत में बैकवर्डनेस है या एजुकेशन का जो इंडेक्स है उसमें जो गिरावट दिखती है, हेल्थ के इंडिकेटर्स में जो ट्राइबल इंडिया पिछड़ा दिखता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो या डेवलपमेंट का जो पैरामीटर्स हैं उसमें, तो वो ट्राइबल इंडिया ही है। दूसरा कोई बाकी भारत निकल आया।
ट्राइबल इंडिया ही बचा हुआ है जहाँ पे एजुकेशन ले जाने की जरूरत है, जहाँ पे हेल्थ को एड्रेस करने की जरूरत है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तो भारत को प्रोग्रेस कहाँ से बना पाएंगे? विश्व गुरु बोलते रहिए मुंह में, जमीन में नहीं है वो विश्व गुरु। तो विश्व गुरु बनने के लिए तो भाई आपको ट्राइबल का अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा। अभी जो पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है, ये अपने आप में एक बहुत है। जो बगल अगल में जितने भी आदिम जनजातियां हैं उनका आप जाके देखिए, वो आपको देख के भाग जाएंगे। गाड़ी लेके आप जाएंगे, भाग जाएंगे, वो बच्चे बात ही नहीं करेंगे। तो इस स्टेज में लोग अभी भी रह रहे हैं। झारखंड के अगल बगल में, रांची के पास में 40 किलोमीटर के दूर में वो अमन गुरु है, वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे अलोका है वो वहां जाती है और लोगों को एजुकेट करने का प्रयास वगैरह किया है, तो कुछ वहाँ स्थितियां बदली हैं। लेकिन बाकी जगहों पे बहुत बहुत ही बुरी हालत है, आदिम जनजातियों की तो बुरी हालत है। और देखिए, आपने जो माइक्रो इकोनॉमी की बात की, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। अगर आप इन चीजों को ग्रेजुअली एकेडमिक रूप से ले जाते हो आगे, रिसर्च आता है और ये लेबोरेटरी में जाती हैं चीजें, दवाओं का वैलिडेशन होता है, ऑटोमेटिकली माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का दरवाजा खुल जाता है। मैं तो बोलती हूँ हर गांव में एक एक प्रोडक्ट का हब बना दो, एक एक बीमारियों की दवा एक एक गांव में बनने लगे, तो यहाँ बीमारियां भी चली जाएंगी, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा, हमारे लोग भी हेल्दी हो जाएंगे। तो आप ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर का बात है कि देखिए एक एक प्लांट से जो दवाएं बन रही हैं, तो वो तो इंडस्ट्री है ना, छोटी इंडस्ट्री है। आप उसकी जो नॉलेज है उसमें वो ला रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, तो वो तो इंडस्ट्री हो गई ना। आप उनको सपोर्ट कर दो, एक एक गांव में एक एक दवाओं की वो हब हो जाएगा। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने वो स्कीम चला रखा है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, तो इसी तरह से 1 विलेज 1 मेडिसिन, उसका इंडस्ट्री हम लोग खड़ा करें। तो हम लोगों ने इसीलिए प्लान किया हुआ है कि हम लोग रांची में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एथनो मेडिसिन बनाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आदिवासी लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उनका उतना टेक्निकलीज नहीं है, माइंडसेट उस तरह का नहीं है बिजनेस व्यापार करने का। इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना शुरू किया है। वो गाय पालेंगे, बकरी पालेंगे, मुर्गी पालेंगे, बतख पालेंगे, सुअर पालेंगे। तो आदिवासी को तो इसमें उलझा के रख दिया। अरे भाई ट्रेनिंग करो उनको, ट्रेनिंग दो, बिजनेस कैसे होता है। देखिए जमशेदपुर और रांची के ट्राइबल्स में फर्क है। तो जमशेदपुर में जो आदिवासी पैदा हुआ है वो पैदा होते टाटा को देखता है, तो वहां बिजनेस माइंड पैदा होता है। वहां के आदिवासी बिजनेस करना, साइकिल बनाना, हवा भरना से लेके पार्ट्स पुर्जा बनाना, कुछ में भी वो घुसना चाहता है। रांची में जो आदिवासी पैदा हुआ है वो पैदा होते ही आंदोलन करने लगता है, क्योंकि यहाँ जमीन के, जंगल के इशू को लेके हर कॉर्नर में आंदोलन है। कि आदिवासी बहुत कम में जीता है, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ है उसकी। वो अनलिमिटेड नहीं है आपकी तरह में कि आप कमा रहे हैं 7 पुश्तों के लिए, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कि मेरे आगे का जनरेशन सुखी रहेगा। आदिवासी ये नहीं सोचता, प्रकृति से उतना ही लेता है जितनी उसकी जरूरत है। प्रकृति को वो लौटाता है, पेड़ पौधों को सींचता है, पौधे लगाता है, जंगल बचाता है। तो प्रकृति से जो नॉलेज मिला है, जो नेचुरल फिलॉसफी है कि उतना ही लो जितनी जरूरत है। नीड और ग्रीड का फर्क है। तो ये हमारे लोग नीडी हैं, बाहरी लोग ग्रीडी हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं ग्रीड लेकर आती हैं, हमारी लोग नीड में ही रह जाते हैं। तो हमारे लोग भी ग्रीडी हो जाएं तो भी हमारे लोग भी अडानी अंबानी बन जाए, लेकिन वो कल्चर में है, डीएनए में ही नहीं है ना। आदिवासी सेटिस्फाइड है, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, वो इतना कमाने का नहीं सोचता है कि पुश्तों खाए। तो ये चीजें आपको देखनी होगी। और इसी कारण से है कि झारखंड में रिच जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, माइंस मिनरल्स हैं, इसके होते हुए भी हमारे लोग गरीब हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, इलिटरेसी तो है ही है, लेकिन है हमारा एक संतोषी मन। हम सेटिस्फाइड रहते हैं, हमको इतना मिल गया, हम आज भरपेट खाना खा लिए तो हम कल के लिए देखेंगे, हम साल भर के लिए नहीं सोचते। नेचर हमको रोज दे रहा है, हम नेचर से रोज ले रहे हैं। तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे कोख में भी अमीरी है, अमीरी और गोद में गरीबी है। तो वूम इज रिच बट लैप इज पुअर।
तो हमारे लोग इस हालत में जी रहे हैं क्योंकि उनके फिलॉसफी अलग है। वो जीने के लिए जो चाहिए बस उतना चाहिए, वो जमा पूंजी संग्रह करना, पूंजी जमा करना, ये इनके कैरेक्टर में नहीं है, ये कल्चर ही नहीं है यहाँ का। इसी में ये मारे जा रहे हैं। बाहरी लोग फल फूल रहे हैं, हमारे लोग सूख रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। 5 प्रिंसिपल्स दिया इन्होंने, वेरियर एल्विन ने बोला कि भाई ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ये 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करो। फर्स्ट पहला ही था उसमें कि डू नॉट इम्पोज बिग प्रोजेक्ट्स इनटू ट्राइबल एरियाज, आपने इम्पोज कर दिया हर चीज। दूसरा उन्होंने बोला कि रेस्पेक्ट देयर राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट, वो भी आपने नहीं किया। तीसरा उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू रेडी ए फोर्स, IAS IPS अफसरों की एक फोर्स एंड डिप्लॉय इनटू ट्राइबल एरियाज। Those are very much familiar with tribal custom, culture and rituals. आपने नहीं किया। ट्राइबल अफसरों की फौज आपने ऐसी उतारी जो एंटी ट्राइबल है, जो ना ट्राइबल को सुनना जानता है, ना ट्राइबल से बात करना जानता है, ना ट्राइबल का लैंग्वेज जानता है। आप उनको ये कर रहे, डिप्लॉय कर दिया, DCSP बना के भेज दिया, थानेदार बना के भेज दिया, जो ट्राइबल से बात करने का तमीज नहीं रखता है। जो मुंडा इलाके में DCSP पोस्टेड है 5 साल से, एक लाइन मुंडारी नहीं बोल सकता है। तो आप अफसरों की ऐसी फौज भेज रहे हो तो ट्राइबल एरिया का में एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल कस्टम कल्चर और उनके अपने फिलॉसफी के हिसाब से कहाँ से हो पाएगा। फिर लास्ट में था कि भाई जो भी डेवलपमेंट के मॉडल्स बन रहे हैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप ट्राइबल को रखो। आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्राइबल को नहीं रखा। लास्ट प्रिंसिपल बोला वेरियर एल्विन ने कि डू नॉट कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट यू हैव स्पेंट, you have to evaluate in terms of their morality and spiritually, कितना उनका स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट हुआ है। तो ये आप इस आधार पे आप उनका मूल्यांकन करो ना कि कितना अमाउंट आपने खर्च किया है। ये मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए, ये भी आपने नहीं किया। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे, ये नेहरू ने बोला, इंदिरा गांधी ने माना क्या, राजीव गांधी ने माना क्या, उसके बाद PV नरसिम्हा राव आए और इनके जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, राहुल गांधी ने माना क्या। हमने राहुल गांधी को दिया, पूरी फाइल दिया, मैंने उनसे 5 मिनट बात की, पूरे वो सुनते रहे, पूरी फाइल मेरे से ली। क्या किया राहुल गांधी ने? वो आए थे 2019 के इलेक्शन के पहले, तो यहाँ के कांग्रेसियों ने हमें मिलवाया था उनसे, हम पूरी फाइल लेकर गए थे। हमने कहा हमें कमीशन चाहिए, हमने कहा कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न चाहिए, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कमीशन दीजिए, सब बैकलॉग में सबका एडमिशन कर, ये नौकरी कराइए, रिजर्वेशन विमेन का रिजर्वेशन का लाइए। बोला वो हम करेंगे, और बाकी का कुछ नहीं बोला राहुल ने, गांधी ने। पंडित नेहरू ने बोला, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, कि ये जो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन है ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स होंगे, टेम्पल, मॉस्क, चर्च एंड ये होंगे, गुरुद्वारा का क्या बोलते हैं वो होगा। तो ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल बन गए क्या? आज आदिवासी क्यों लैंडलेस है, होमलेस है, भूखमरी के कगार पे है, भूखे क्यों मर रहा है, भिखारी बना है, बेगस है। तो किसकी बदौलत? तो पंडित नेहरू ने जो किया उसका पूरे भरपाई तो कांग्रेसियों को करना चाहिए ना। तो इसलिए सॉल्यूशन तो है ही है। आपको देखिए, जो भी आजादी के बाद में जितने लोगों को आपने उजाड़ दिया, 10 करोड़ का, अरुंधति राय ने तो 8 करोड़ का आंकड़ा दिया। आंकड़े तो है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, जो आंकड़े दे रहे हैं वो तो हमारे आंकड़े हैं या इंडिपेंडेंट रिसर्चर के आंकड़े हैं। तो उन आंकड़ों में आपने कितने लोग को रिहेबिलिटेट किया? तो आप बाकी लोग को रिहेबिलिटेट कर दो ना, जो बैकलॉग है, प्रॉब्लम खत्म। और अगर आदिवासी नहीं चाहता है जमीन देना डेवलपमेंट के नाम पे तो मत दो। हमने HEC के लिए जमीन दिया है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए। आज 50-60 साल बाद HEC बंद हो रहा है, तो हम क्यों जमीन देने जाए फैक्ट्री के लिए? एक एग्जाम्पल तो आ गया ना हमारे सामने कि हम फैक्ट्री के लिए जमीन देते हैं, फैक्ट्री में ना हमें नौकरी देते हैं ट्रेनिंग के बाद में। 20 साल नौकरी दिया, फिर बंद कर दिया, और ट्रेनिंग भी देना बंद कर दिया। 1980 से HEC ने अपना ट्रेनिंग देते हैं ना, लोगों डिस्प्लेस लोगों को ना नौकरियां देते हैं। अब HEC बंद हो रहा है। तो जब HEC बंद हो रहा है, 22,000 कर्मचारी थे, अभी 2,000 कर्मचारी हैं।
तो आप देखिए ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की क्या हालत है। तो हम क्यों दे जमीन डेवलपमेंट के नाम पर? जो 32 गांव जो लिए गए HEC में, उसमें से एक बड़ा गांव था लटमा, जो कंप्लीटली पूर्ण विस्थापित गांव है। आप जाके देखिए नेशन बिल्डिंग के नाम पे जो आदिवासियों मूलवासियों ने जमीन दिया, तो ये लटमा गांव में लोग भी भूख की बीमारी से, टीबी की बीमारी से मर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे हैं। जुबा उरांव है, उसके 4 बेटे मर गए टीबी की बीमारी से। छबिया उरांव, उनके 3 बेटे मर गए भूख के, ये टीबी की बीमारी से। तो आप ये कौन सी नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं? डेवलपमेंट ने क्या हाल बना के रखा, ट्राइबल को तो खत्म कर दिया, जीनोसाइड कर दिया। कांग्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी बोलती थी कि विस्थापन हमने नहीं लाया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने लाया। तो कांग्रेस ने लाया तो आप भी क्या उसको बढ़ाओगे या खत्म करोगे? तो जो लोग आज डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं 70 सालों में, पहले तो उनको रिहेबिलिटेट करो, तब कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट की बात करना। बड़ा प्रोजेक्ट की तो बात भी मत करो, क्योंकि एक बार लोग उजड़ते हैं तो फिर बस नहीं पाते। जो पारंपरिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश होता है वो उनको मिल नहीं पाता है, जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है वो उनको नहीं मिल पाते हैं। सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। कम्युनिटी कल्चर और कस्टम में नेबोरल लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उनके जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइफ होता है ना, वो खत्म हो जाता है। जंगल नहीं होते हैं तो जंगलों से जो जड़ी बूटियां लाते हैं, साग पात लाते हैं, वो सब उनको अवेलेबल नहीं होता। ट्रेडिशनल फूड का जो साइकिल होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। पानी के सोर्सेस के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। तो ये सब जो सॉल्यूशन वाली बात है, तो ये है कि बैकलॉग भरो पहले और डिस्प्लेसमेंट कमीशन बनाओ पहले। तो देश में इतने लोगों को तुमने उजाड़ा है, 10 करोड़ आदिवासियों को तुमने उजाड़ा है, जिसमें 80% ट्राइबल्स हैं, 20% OBC, SC, दलित, मुसलमान, ये सारे लोग हैं। तो भाई आप उनके लिए डिस्प्लेसमेंट कमीशन तो लाओ, नेशनल बॉडी बनाओ, और नेशनल कमीशन ला के उनके इश्यूज को तो पहले एड्रेस करो। उसके बाद तुम डेवलपमेंट की बात करना, तो आदिवासी खुशी खुशी तुमको लैंड देगा। आप अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ वो फोर्सफुली हुआ, कहीं भी आदिवासियों ने अपने मन से जमीन नहीं दिया डेवलपमेंट के नाम पे। या तो झूठ बोल के, छल करके, झूठ बोल के ये सब कंपनियों ने और सरकारों ने डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं किया गया अभी तक। और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन को भी डिफाइन नहीं किया गया। तो मैंने अपनी किताब में परिभाषा दी है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया है, कई परिभाषाएं मैंने दी हैं। और कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने डाली हुई थी एक एक लाइन की, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में है कि ऐसा सिचुएशन जो फोर्स टू लीव पीपल वेयर दे आर लिविंग। तो मतलब फोर्स्ड कर रहे हैं आप उनको लीव करने के लिए, उस जगह छोड़ने के लिए। तो ये डेफिनेशन केवल एक लाइन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में है, बाकी आपको नहीं मिलेगा। तो वो सारी परिभाषा मैंने जो एरिया घूमा उसको देखकर मैंने वो परिभाषा डेवलप की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कुछ बोला है। तो ये देखिए, जो ट्राइबल को अगर मारना हो, जैसे ब्लड बाथ हुए विद्रोह में, तो ब्लड बाथ हुए आदिवासी विद्रोह में लोग लड़े, अंग्रेजों को मारा, महाजनों सूदखोरों को मारा। डेवलपमेंट जीनोसाइड है, एक धीमी मौत है, एक मीठा जहर, जिसमें आप कोई ब्लड बाथ नहीं दिखता है, लेकिन आदिवासी को आप एकदम अपरूट कर रहे हैं और आप उसको नागरिक सुविधाओं से, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। तो ये वंचित लगातार वो इन चीजों से अभाव में रहेगा, वंचित रहेगा, तो वो मौत के कगार में ही जाएगा ना। तो ये डेवलपमेंट तो जीनोसाइड है, एक धीमी मौत है जो धीरे धीरे उनको मौत की ओर ले जा रहा है। तो ये मैंने अपनी किताब में लिखा है कि डेवलपमेंट जो है वो ट्राइबल के लिए जीनोसाइड है और उनको मौत की ओर ले जा रहा है। उनको खाने को नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या है? मौत ही है ना आज की तारीख में। आप इन चीजों के बिना आप जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। तो ये बिना जंगल नहीं है, जमीन नहीं है। जो लोग जंगल में, जमीन में खेती करते थे और पूरे खानदान को खाने के लिए 4 साल का अनाज होता था, अब वो जमीन ही चली गई, वो तो ऐसे ही लैंडलेस हो गया, भूमिहीन हो गया और भुखमरा हो गया, वो भिखारी हो गया। तो लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे भूमिहीन बनाना और भिखारी बनाने का काम डेवलपमेंट ने किया है ट्राइबल्स को। तो जब हमने PhD करना शुरू किया डिस्प्लेसमेंट पे, तो हमने नए डाटाज खोजना शुरू किया। तो नए डाटाज का बड़ा अभाव है, पुराने डाटाज ही मिल रहे हैं। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, उसकी जितनी एंसिलरी यूनिट्स है, यहाँ CCAL है, BCCL है,
तो ये सब में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पूरा उसी समय के डाटा है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो डे टू डे की माइनिंग हो रही है और डे टू डे का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सब डाटा इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है। तो माइनिंग एक बड़ा सेक्टर है जहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बाकी सेक्टर भी है जिसमें अलग से डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखिए डिस्प्लेसमेंट 7 रीजंस हैं। तो हमने अपने पीएचडी में जो कवर किया तो वो मेनली हमने कल कारखानों की वजह से जो विस्थापन हुए, छोटे लघु मध्यम और बड़े सिंचाई परियोजनाओं की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुए तो वो हमने कवर किया, और अभयारण्य पार्क सेंचुरी वगैरह की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुए, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनने की वजह से ये जो क्या बोलते हैं टावर वगैरह लगाने की वजह से, रेलवे लाइन बिछाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुए, मेनली हमने उनको कवर किया। सॉल्यूशन तो है ही नहीं। देखिए हम कहते हैं डेवलपमेंट पे डिबेट करो, जो डेवलपमेंट के मॉडल्स है ना वो उसको ये करो, डेवलपमेंट के मॉडल्स को पे डिबेट करो, चेंज करो मॉडल्स। आप 40,000 करोड़ की परियोजना क्यों लाना चाहते हो? आप 5,000 करोड़ 5 लाख रुपए दे दे के हर आदिवासी का बिजनेस खड़ा करो माइक्रो लेवल पे। तो ये है ट्राइबल इंडिया की बहुत बुरी तस्वीर है। अगर पूरे भारत को बराबर में लाना है तो ट्राइबल इंडिया में ज्यादा ध्यान देना होगा। और ट्राइबल सब प्लान के पैसे पूरे खर्च नहीं हो रहे हैं, ट्राइबल सब प्लान के पैसे आपके डाइवर्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है जो आपको करने हैं।